साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो पाठ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इस पाठ को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से बड़े प्रश्न भी बनेंगे, छोटे प्रश्न भी बनेंगे। तो यहाँ पे आप पाठ परिचय में लेखक परिचय भी देख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ये लिखा पाठ है, जन्म के बारे में है, उनकी रचनाओं के बारे में है। तो ये तो आप पाठ्यक्रम में पढ़ सकते हैं। मैं सीधा आता हूँ इस पाठ की विषय वस्तु पर, और पाठ की विषय वस्तु पर आकर मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूँगा कि इस पाठ में उन्होंने क्या कहा है। तो यदि हम शुरुआत में यहाँ देखें तो यहाँ प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण का अंश है, और भाषण का नाम क्या है यह प्रश्न छोटा बन सकता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, और यह इंग्लिश भाषा में, मूल रूप से इंग्लिश भाषा में इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, यह प्रश्न अच्छा बन रहा है। तो वो किया था ललई सिंह यादव ने, और हिंदी रूपांतरण में इसका नाम क्या था, जाति भेद का उच्छेद। तो किस शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, तो यह जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। यह एक संघ है जिसका नाम क्या है, जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर का वार्षिक अधिवेशन हुआ था एक 1936। उसके अध्यक्षीय भाषण के तौर पर इसको तैयार किया गया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण वो सम्मेलन स्थगित हो गया था, और इसके कारण यह उस समय पढ़ा नहीं जा सका था। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके वितरित किया, तो सम्मेलन स्थगित हो गया। अब इसमें क्या है कि अम्बेडकर के अनुसार, उनके अनुसार मतलब अम्बेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 जो है तत्व है, ये आदर्श समाज के लिए अनिवार्य होने चाहिए। अच्छा प्रश्न बन रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में एक आदर्श समाज के लिए किन 3 तत्वों का होना जरूरी है, तो वो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। जिससे इससे क्या होगा, ये 3 तत्व होंगे तो इससे होगा कि लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं, और आज का जो जाति मजहब आधारित विषाक्त यानी विषैला सामाजिक राजनीतिक माहौल है, इसमें इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। अब आते हैं अपने पाठ पर। देखिए, मैं इसका सीधा सा एक तरीके से वाचन करूंगा और मुख्य बातें आपको समझाऊंगा। यह विडंबना की बात है। ये कौन कह रहा है, अम्बेडकर कह रहे हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक आज भी है, ये विडंबना की बात है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार कहा जाता है कि आधुनिक समय समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। भाई, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, कोई काम करना जानता है उसके आधार पर किसी भी काम को करने में वह कितना कुशल है, इसके लिए आप श्रम विभाजन को तो विभाजित कर सकते हैं कि ये आदमी ये काम करेगा, क्योंकि कार्य कुशलता में सभी लोग बराबर नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। लोग ऐसा भी मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर हम विभाजन करते हैं, श्रम का विभाजन। तो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जाति लोगों की है वो शुरुआत में कार्यों के आधार पर जातियां बंटी थी, तो इसलिए उसका दूसरा रूप मानने इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जातिवाद के जो पोषक लोग हैं वो कहते हैं। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। अम्बेडकर जी यहाँ आपत्ति जताते हैं कि पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। यानी जाति प्रथा में क्या है, श्रम विभाजन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी हो जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता अम्बेडकर जी मानते हैं। अम्बेडकर जी मानते हैं
कि श्रम विभाजन निश्चित रूप से सभ्य समाज की आवश्यकता है, श्रम विभाजन होना चाहिए, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन हो उनके काम के अनुसार, ठीक है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था का श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं होता। फिर वो आगे कहते हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है, मतलब उनकी सबसे बड़ी आपत्ति है जाति प्रथा। और भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता वो क्या बताते हैं, एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो वो करती है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन जाति प्रथा से तो करती ही है, बल्कि क्या करती है, विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करा देती है। मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण दे दिया कि ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है, श्रम के आधार पर विभाजित कर दिया और विभाजित करने के बाद भी उन जातियों को ऊंचा और नीचा कर दिया, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, केवल और केवल भारतीय समाज में ऐसा पाया जाता है। अब वो एक बात का समर्थन कर रहा है कि मान लीजिए सही तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। अच्छा प्रश्न है कि अम्बेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो मानते हैं जैसे कि कुम्हार का बच्चा है, उसको आपने जाति के आधार पर उसका काम दे दिया कि वह मिट्टी का काम करेगा, लेकिन उसका दादा मिट्टी का काम करेगा, उसका पिता मिट्टी का काम करेगा, लेकिन तीसरी पीढ़ी मिट्टी का काम करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उसकी रुचि के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना अम्बेडकर जी की दृष्टि से असंगत है। फिर वो कहते हैं कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस हद तक विकसित करें जिससे वह अपना पैसा या कार्य का चुनाव खुद कर सके। लुहार का बेटा लुहार का काम ही करे ये जरूरी नहीं है, उसमें हम इतनी ताकत भरें कि वह वैज्ञानिक भी बन सके। कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करे ये जरूरी नहीं है, उसको हम इतना कुशल बनाएं कि वह एक इंजीनियर भी बन सके। फिर आगे कहा इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा दूषित सिद्धांत यह है कि वह क्या करती है, दूसरा दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना मनुष्य को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, उसकी क्षमता क्या है इस पर विचार नहीं किया जाएगा, बल्कि हम क्या कहते हैं दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार किस समाज का है, माँ बाप क्या करते हैं, उसके आधार पर हम गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देते हैं कि कुम्हार के घर में जन्म लेने वाला बेटा जो जन्मेगा वह कुम्हार का काम करेगा, लुहार के बेटे में लुहार का काम करेगा, किसान के परिवार में जन्म लेने वाला किसानी का काम करेगा। ये अपना समाज पहले से ही दृष्टिकोण बना के रखता है जो नितांत गलत है। फिर वो आगे कहते हैं कि जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण, पैसे का मतलब है यहाँ पर उसका क्या व्यवसाय रहेगा, उसका दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण तो करती ही है, बल्कि क्या करती है, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है कि यह आदमी यही धंधा करेगा। भले ही वह पैसा उस आदमी के लिए अनुपयुक्त हो, भले ही वह उसके जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं हो, अपर्याप्त होने के कारण वह भले ही भूख मर जाए, लेकिन काम उसको वो ही करना है। तो जाति प्रथा जो इस प्रकार पैसा निर्धारित करती है, यह भी अम्बेडकर जी मानते हैं कि गलत है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास हो रहा है और कभी कभी तो अचानक परिवर्तन भी हो जाता है, जिसके कारण ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उद्योग धंधों में विकास हो रहा है, उसके आसपास में कोई कारखाना खुल रहा है, उस काम करने में वह सक्षम है, लेकिन उसकी जाति वो काम करने के लिए उसे अनुमति नहीं देती। मान लीजिए
कोई ब्राह्मण जाति से है या अपने आप को उच्च जाति का मानता है, और यदि वो चमड़े का काम अच्छी तरह कर सकता है तो वह समाज का में बंधा हुए होने के कारण, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाल काटने में सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन वह उस जाति का नहीं है, इसलिए वह उस काम को कर नहीं सकता। तो जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं मिले कि नहीं भाई, ब्राह्मण का बेटा है बाल काट नहीं सकता, नाई का बेटा है यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकता, राजपूत का बेटा है चमड़े का काम नहीं कर सकता, तो ये पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। हम जाति को जानते हैं उसके पैसे से कि जाति कौन सी है, ये तो इसका काम होगा ये। जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, यानी पारंगत दक्ष हो सकता है। कुम्हार का बेटा लोहे का काम करने में दक्ष है या लोहार का बेटा दर्जी का काम करने में दक्ष है, लेकिन समाज ये काम करने की अनुमति नहीं देता, भले ही वो पारंगत है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अच्छी पंक्ति है कि अम्बेडकर जी की दृष्टि से भारत की बेरोजगारी में जाति प्रथा का कितना योगदान है, क्योंकि जाति प्रथा है वो पैसा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देती, जिसके कारण कुशल लोग भी आज बेरोजगार बने बैठे हैं। अब आगे के अंतरे में देखते हैं हम कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान और महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख यानी पूर्व के कर्म, किसके घर में वो जन्म लेगा, पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। चमड़े का काम करने वाला लाचारी में यह काम करने के लिए मजबूर है कि उसकी जाति ने उसको यह काम दे दिया है। वह रुचि से काम नहीं कर रहा है, वह अरुचि से कर रहा है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त करती है। उसके मन में एक हीन भावना घर कर जाती है कि मुझे ये काम ही क्यों मिला, और ग्रस्त रहकर टालू काम करने, वह काम जी लगा कर काम नहीं करता है या फिर कम काम करने के लिए उसको प्रेरित करती है। उसके मन में होता है कि काश मैं भी इस जाति में जन्म लेता तो ये काम करता। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले लोगों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता प्राप्त कैसे कर सकता है। अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, अंत में वो सिद्ध करते हैं कि निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी एक श्रम विभाजन के तौर पर भी हानिकारक है और आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि, उसके आत्मविश्वास को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर हमेशा हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देती है। व्यक्ति की प्रेरणा, व्यक्ति की रुचि, उसकी आत्मशक्ति सब कुंठित हो जाती है, सब दब जाती है, क्योंकि ये अस्वाभाविक नियम उसे आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये तो था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी उन्होंने जाति प्रथा को कितने दोषों का घर माना और श्रम विभाजन को किस प्रकार उन्होंने असंगत माना। फिर उन्होंने कहा कि मेरी कल्पना का समाज तो कैसा होना चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि मेरा समाज ऐसा हो। तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की निरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे, और यह अस्वाभाविक नहीं, ये स्वाभाविक है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं कि इसका हल क्या हो, इसका समाधान क्या हो। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये पूछना चाहेंगे
कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। भाई ये प्रश्न होगा कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरे अनुसार समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसे पूछेंगे तो मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा समाज ऐसा हो जिसको मैं आदर्श कहूँ, तो मेरा आदर्श समाज है वो समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्वता यानी भाईचारे का होगा। मेरा समाज ऐसा होगा जिसमें सभी को हर काम करने की, पैसा चुनने की, बोलने की आज़ादी होगी, सभी में समानता होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सब में आपसी भाईचारा होगा, तो वह एक आदर्श समाज होगा। क्यों? स्वतंत्रता होगी तो क्या होगा, समानता होगी तो क्या होगा, भ्रातृत्वता होगी तो क्या होगा। सिद्ध करता हूँ। कैसे सिद्ध करते हैं? क्या ये ठीक नहीं? भ्रातृत्वता, भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई भाईचारा रहे सभी जातियों में, किसी को आपत्ति नहीं होगी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क हो बिना किसी बाधा के, तो इस अबाध संपर्क के लिए क्या होना चाहिए? अनेक साधन और अनेक अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही स्वाभाविक और वास्तविक रूप है। यानी समाज में भाईचारा कैसा हो? दूध और पानी के मिश्रण जैसा, जिसमें कोई अलग थलग दिखाई नहीं दे। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। प्रश्न बनता है कि अंबेडकर जी की दृष्टि में लोकतंत्र का दूसरा रूप क्या है? लोकतंत्र का दूसरा रूप है भाईचारा। क्योंकि लोकतंत्र केवल एक शासन की पद्धति नहीं है, केवल शासन से ही लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, और इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो ये तो उन्होंने बात की भाईचारे की। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि प्रत्येक जाति के लोगों को हर प्रकार की स्वतंत्रता हो तो इसमें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाने और आने की स्वतंत्रता है, क्या आपत्ति हो सकती है? जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता है, तो क्या आपत्ति हो सकती है? इनके अर्थ में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इन बातों के अर्थ में कोई विरोध नहीं करेगा। इसी तरह किसी को यदि संपत्ति का अधिकार है, जीविकोपार्जन के आवश्यक औजार और सामग्री रखने के अधिकार है, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, इसके अर्थ में भी स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? यानी मनुष्य किस काम को करने में सक्षम है, जाति भले ही उसकी कोई हो, कौन सा काम वो अच्छी तरह कर सकता है और किस क्षेत्र में उसका अच्छा प्रभाव है, यदि इस बात को भी समाज स्वीकार कर ले तो इसमें क्या आपत्ति है? फिर वो आगे कह रहे हैं कि जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार को तो स्वीकार कर लेंगे। जाति प्रथा के पोषक लोग हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन वे मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। यदि हम सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता दे देते हैं तो मनुष्य अपनी इच्छा से अपना व्यवसाय चुनेगा, अपना धंधा चुनेगा, और ये चीज़ जाति प्रथा के पोषक लोगों को हजम नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि दास में जकड़ कर रखना होगा। इसका मतलब है कि जाति प्रथा के पोषक लोग हैं, वो ऐसे लोगों को दासता में जकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को
दूसरों लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो दासता क्या है अम्बेडकर जी की दृष्टि में, कि दासता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। जब व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता, दूसरे लोग उसके काम का निर्धारण करते हैं, दूसरे लोग उसको कर्तव्यों का पालन करवाते हैं, दूसरे लोगों के अनुसार उसे चलना पड़ता है, तो यह भी एक दासता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को इच्छा के विरुद्ध पैसा अपनाना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं समता पर, कि समता क्या है। तो अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? समता यानी समानता। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवाद का विषय रहा था। अच्छा प्रश्न है कि अम्बेडकर के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द है वो चर्चा में रहा था? तो समता शब्द विवाद में रहा था। और समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। भाई समता क्यों? सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। और उनका ये वजन है, उनका ये तर्क वजन भी रखता है, मतलब ये उनका तर्क है वो सही भी लगता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। क्यों? क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है, नियमों के कसौटी पर खरा उतरने वाला सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है कि मनुष्य की क्षमता क्या है, और वो 3 बातें कौन सी? पहली बात यह है शारीरिक वंश परंपरा। अच्छा प्रश्न बनता है, अम्बेडकर जी की दृष्टि में मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा, यानी उसकी क्षमता क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ये कुछ हद तक वंशानुगत भी होता है, शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा यह होता है सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक रूप में माता पिता की कल्याण की कामना। सामाजिक उत्तराधिकार मतलब वो किस परिवार में जन्म लेता है, उसके आधार पर भी उसकी क्षमता का निर्माण होता है। उसको शिक्षा कैसी मिली है, उसको वैज्ञानिक ज्ञान कैसा मिला है, आदि उपलब्धियां जिनके कारण वह सभ्य समाज का हिस्सा बनता है, या फिर जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, ये बात भी समता मनुष्य की क्षमता पर निर्भर करती है कि मनुष्य कितना सक्षम है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। भाई हो सकता है अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि पहली जो 2 दृष्टियां हैं इसमें मान सकते हैं कि कोई मनुष्य अलग हो सकता है, शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर हो सकता है, या फिर वो सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर हो सकता है, लेकिन सरपंच का बेटा सरपंच बनेगा, राजनीति करेगा, ये सामाजिक उत्तराधिकार है उसका। बलिष्ठ बलवान का पुत्र है वो बलवान हो सकता है, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी हो सकता है, ये शारीरिक वंश परंपरा है, हो सकता है। लेकिन तीसरा जो है इसके आधार पर तो होना चाहिए, इसके आधार पर तो क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा भी तो कुछ कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, मैं इस बात को मानता हूँ। तो क्या इन तीनों विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? क्या समाज को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हम आगे लाएं? समता विरोध करने वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। समता शब्द का या समानता का लोग विरोध तो करेंगे, लेकिन उनका जवाब नहीं है। अम्बेडकर जी चाहते हैं कि इन तीनों के आधार पर आदमी की क्षमता निर्भर करती है, लेकिन यदि इन तीनों से अलग थलग कोई मनुष्य रहता है तो समाज का ये दायित्व बनता है कि वह उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं करे, वह उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता का विकास करना, प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमता का विकास कर सके, इसके लिए पूरा प्रोत्साहन देना उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान हो सकता है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार करना उचित है? अर्थात उचित नहीं है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार लेंगे, क्योंकि वे उच्च श्रेणी के, तो उत्तम व्यवहार में वो बाजी मार लेंगे, क्योंकि उन्हें उत्तम कुल मिला है, उत्तम शिक्षा मिली है, पारिवारिक उनकी प्रसिद्धि है, पैतृक धन संपदा उनके पास है,
व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ उनके पास है, इस प्रकार वो श्रेष्ठ हो सकते हैं। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना है। इसलिए सामाजिक जो समता है तो उस पर ऐसा निर्णय है वो केवल श्रेष्ठ वर्ग को, उच्च वर्ग को देता है जो न्याय नहीं है। अतः न्याय का तकाजा है, न्याय की मांग यह है कि जहां हम तीसरे यानी प्रयास की असमानता। हो सकता है कोई निम्न परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा आगे बढ़े, लेकिन समाज स्वीकृति नहीं देता, जो मनुष्य के वश की बात है। भाई वो किस परिवार में जन्म लेगा, शारीरिक वंश परंपरा किस परिवार में जन्म लेंगे, अपने वश की बात नहीं है। उत्तराधिकार, हम राजनीति के घर में जन्म लेंगे, इंजीनियर के घर में जन्म लेंगे, अपने वश की बात नहीं। लेकिन प्रयास करके हम आगे बढ़ सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अपने वश की बात है। इस आधार पर तो मनुष्य के साथ में असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। फिर वो कहते हैं वहां प्रथम दो आधारों पर जो मनुष्य की वश की बात नहीं है, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। भाई यदि कोई प्रयास नहीं करता और अपने पैसे तक नहीं पहुंचता, उसके साथ असमान व्यवहार हो सकता है। लेकिन वो किस परिवार में जन्म लिया है, उत्तराधिकार की भावना कैसी है, तो यदि जिस पर मनुष्य का वश नहीं चलता है और उसके आधार पर यदि भेदभाव होता है तो वो कहते हैं गलत है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो ये संभव है जब समाज के सदस्यों ने आरंभ से ही समान अवसर दिया है और समान व्यवहार उपलब्ध करवाए जाए। इसे ही समाज का भला होगा। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी एक आधार है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, एक आदमी है। देखिए राजनीति में समानता कैसी होती है। एक नेता है, चुनावी रैली को संबोधित कर रहा है और सामने हर प्रकार की जाति के लोग हैं, और वो क्या करता है, अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर अलग अलग उसके साथ व्यवहार कर सके। वैसे ही उस राजनीति की समान ही आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता को दृष्टिकोण में रखते हुए, मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार के एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और वह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि वह सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो एक राजनीतिज्ञ अपनी रैली को संबोधित करते हुए सभी जाति और धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। राजनीतिज्ञ का यह व्यवहार इसलिए नहीं करता वह कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यदि काल्पनिक जगत की वस्तु है तो राजनीति को भी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक है और यही उसके व्यवहार की एक कसौटी है। तो समता यदि लोग मानते हैं कि काल्पनिक वस्तु है तो काल्पनिक नहीं माना जाए, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग है कि वह वहाँ पर समता धर्म का पालन करता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके लिए यही व्यवहारिक है। तो आज के समाज के लिए भी यही व्यवहारिक है। भले ही आप इसको काल्पनिक जगत की वस्तु माने, लेकिन यदि आदर्श समाज बनाना है तो उसके लिए समता शब्द भी जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था पाठ। मानता हूं कि क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आप खुद पढ़कर इस पाठ को अच्छी तरीके से इस प्रकार नहीं समझ सकते। आधे घंटे तक आप इस पाठ को अच्छी तरीके से समझें, पूरी तरीके से आपको ये पाठ समझ में आएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, और
अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।